नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इसके तहत हम 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर से लिए होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। यहाँ पर देखिए फेम इंडिया योजना, ये देखिए हमारा आज का पहला टॉपिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था कि जो इंडियाज ईवी एम्बिशन है वो एक्चुअली राइड करेगा ऑन 3 व्हील्स पर। बेसिकली यहाँ पर बताया गया था कि जो आपकी जो फेम इंडिया स्कीम है वो ना सिर्फ आपकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बल्कि जो 3 व्हीलर है उन सबको लेकर एक साथ काम कर रही है। गवर्नमेंट ने एक्चुअली इस बात पर एम्फेसिस दिया है कि ना सिर्फ जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो आप या मैं यूज़ करते हैं उनको एक तरीके से इलेक्ट्रिकल की तरफ लेके जाया जाए, बल्कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है जैसे बसों में हम सवारी करते हैं या ऑटो रिक्शा ई रिक्शा में हम जाते हैं, तो इन सब को भी एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के तहत जो है डेवलप किया जाए। तो आइए समझते हैं कि फेम इंडिया स्कीम आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के एक प्रकार से आप कह सकते हैं वाहन थे उनके उपयोग को रोका जाए, इसके लिए इसको जो है 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। अब आपको लगेगा मैम 2015 की स्कीम है, हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए इसका जो स्कीम को ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 2015 में, बट देन इसका फेज़ 1 आया था, फिर इसका फेज़ 2 आया था, और फेज़ 2 की देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं सीमा 22 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन कोविड आ गया, टारगेट्स पूरे नहीं हो सके, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसकी सीमा को और आगे के लिए बढ़ा दिया है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो देखिए, तो इसको कौन एक्चुअली कर रहा है, तो पहले तो समझिए जो हमारा एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन था, एक हमारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन था, उसका ये क्या है, एक अभिन्न अंग है, एक पार्ट है। तो मतलब इटसेल्फ ये क्या है, एक किसी और मिशन के अंदर का एक पार्ट है। फिर आप देखेंगे तो इस योजना में जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी दोनों ही यूज की जा रही है। देखिए हाइब्रिड का मतलब होता है कि 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हो, और इलेक्ट्रिकल तो आप समझ ही रहे कि बैटरी से चालित होने वाली कोई भी चीज़, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही नहीं बल्कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि वाहनों को और ज़्यादा क्या क्षमता दी जा सके, राइट। तो इसमें कुछ माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जो है शामिल होंगे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आखिर वो कौन सी अथॉरिटी है जो इस पूरी स्कीम को मॉनिटर करेगी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो भारी उद्योग विभाग है, राइट, जो भारी उद्योग विभाग है, कहाँ का भारी उद्योग और जो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है इसके तहत ये एक्चुअली इस स्कीम की क्या है, निगरानी करेगा। इसके बाद देखिए फेम इंडिया योजना 2022 आती है। 22 क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको आने वाले कुछ टाइम के लिए बढ़ा दिया है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, देखिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने जा रही है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, राइट। तो एक तो ये सरकार ने अपनी तरफ से फायदा दिया। दूसरा, जो सरकार का ये जो फेम इंडिया 2 है, यानी कि इसका जो फेज 2 है, इसको भी 31 मार्च 2024 तक के लिए क्या है, बढ़ा दिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर देखिए इसका जो दूसरा चरण है, इसमें सरकार क्या कह रही है, करीब 670 इलेक्ट्रिकल बसें उनका जो है प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 241 चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बनाएं। और ये ऐसा ना हो कि एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ है और दूसरा इतनी दूर है कि जब तक हमारी बस जो है डिस्चार्ज हो गई वो बीच रास्ते में खड़ी हुई है। मतलब कम से कम इतनी एक्सेसिबिलिटी पे हो चार्जिंग स्टेशन कि जो है हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रिचार्ज करा सकें। ऐसा ना हो कि रास्ते में बैटरी खत्म हो गई है, राइट। तो ठीक है, तो देखिए 241 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने की मंजूरी भी दी गई है, और इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन होंगे वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे जाने चाहिए। वहाँ पर देखिए इनको उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने देखिए 10,000 करोड़ रुपए के बजट को जो है आवंटित किया है। तो थोड़ा सा बजट एक बेसिक आइडिया हो कि कितना है, ठीक है। बाकी हमें ये पता हो कि सरकार ना केवल प्राइवेट पर बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स पर, अभी हमने देखा ना इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी सरकार काम कर रही है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, फेम इंडिया स्कीम थी। अब देखिए जो चरण 2 है, ठीक है, इस स्कीम का फेज 2 जिसको बढ़ा दिया गया 2024 तक के लिए, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला लक्ष्य तो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी के माध्यम से 7,000 ई बस
5 लाख जो हमारे 3 व्हीलर होते हैं, E3 व्हीलर, लगभग 55,000 E4 व्हीलर पैसेंजर कार और लगभग 10 लाख E2 व्हीलर को सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। ठीक है, यानी कि अगर कोई लोग खरीदना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों को तो खरीदिए, सरकार आपको क्या है, सब्सिडी देगी, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि हमें जो उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं उनको ही प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं तो जब तक आप कुछ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ नहीं लेंगे तो हम सपोर्ट नहीं करने जा रहे आपको। तो वो कह रहे हैं, देखिए, प्रोत्साहन का लाभ केवल, इस वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल उन वाहनों तक बढ़ाया जाएगा जो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे लिथियम आयन बैटरी या फिर कुछ अन्य जो है उन्नत प्रौद्योगिकों वाली बैटरी को जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार कहते हैं ना केवल वाले शब्द तो गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक कॉमन सेंस सबसे पहले ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो अब तो वैसे भी पैटर्न देखिए, यूपीएससी को पता चल गया है कि हम लोग ये इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा खेलने लग गए हैं। तो देखते हैं इस बार 5 जून का एग्ज़ाम कैसा रहता है, उसके बाद इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी एक्सेप्शंस हों उन एक्सेप्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो एक जनरल तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। तो आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आया था कि इंडिया और चाइना जो है जो नेक्स्ट राउंड की टॉक्स है उसको जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर कुछ कीवर्ड्स थे जो हमें पता होने चाहिए, जैसे एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता, वो तो आपको शायद पता भी होगी बट स्टिल हम देखेंगे। और एक पेट्रोलिंग पॉइंट, ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है। और इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण मैप के जरिए जितने भी ज़रूरी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनकी नॉर्थ टू साउथ क्या लोकेशन बैठती है, इसको भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या? देखिए, ये भारत और चीन के बीच में एक रेखा है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो एक वास्तविक रेखा, एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसकी देखिए जो लंबाई है तो करीब 4057 किलोमीटर लंबी है। जो भारत अधिकृत क्षेत्र है, जो आपका लद्दाख वाला एरिया जो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर का पार्ट माना जाता था, तो उसको जो चीन ने कब्जा किया हुआ है अक्साई चीन वाला एरिया, उससे ये अलग करती है। तो कहीं ना कहीं ये लद्दाख में अक्साई चीन से होकर गुजरती है। और अक्साई चीन, क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया, वो तो चाहते हैं कि आधे भारत पर कब्जा कर ले, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसको देखिए अलग करती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए लद्दाख से, मैप में आप देख ही सकते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अब ये जो मैप है इसकी कुछ ज़रूरी लोकेशंस को देखिए। आपको कई बार देखिए कुछ आपने सुने होंगे, जैसे दौलत बेग ओल्डी, ये नाम आपने सुना होगा। पेगोंग तसो लेक के बारे में तुम इतनी बार पढ़ चुके हैं। फिंगर 9, फिंगर 4, ये सब वर्ड्स हमने पढ़े थे। तो ये आखिर मैप में है कहाँ? तो जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका काराकोरम पास है। इसके बाद जब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका कौन सा, दौलत बेग ओल्डी है। इसके बाद आपका क्या आता है, तो वाई जंक्शन आता है। इसके बाद सीधे यहाँ आ जाइए, ये कौन सा एरिया, गलवान वैली, जिसको PPP 14 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 बोलते हैं। गलवान वैली तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में था कि ये तो आपको पता ही होगा। तो इसकी लोकेशन देखिए यहाँ पर है, राइट। इसके बाद देखिए गोगरा एक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि ये देखिए आपका हॉट स्प्रिंग के पास पड़ता है, जिसको PPP 15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाइए, ये आप देखेंगे तो ये नॉर्थ बैंक ऑफ जो पेगोंग तसो लेक थी, फिंगर 4 यहाँ पर पड़ता है, राइट। इसके बाद फिर ये वाला एरिया देखिए, तो ये नॉर्थ बैंक था, तो ये साउथ बैंक ऑफ पेगोंग तसो लेक है। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन यू मस्ट नो इन द मैप, ताकि अगर कभी उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आ जाए तो यू शुड नो इट, राइट। तो चलिए, इतना आपने देखा। अब एक ये और मैप देख लीजिए। जनरली जब हम कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कश्मीर से होकर गुजरती है, बट अब देखिए चीज़ बदल चुकी है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपका कहीं ना कहीं कश्मीर का मैप है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा कौन सा मैप है आपका, ठीक है, ये वाला एक एरिया आ जाएगा इंडिया का, जम्मू का। ये वो वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने बदतमीजी करते हुए भारत का हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया था। हमारी चीज़ है लेकिन उन्होंने चाइना को गिफ्ट कर दी, ठीक है। इसके
उसके बाद आप देखेंगे तो ये सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया पड़ता है, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए जा रही है और ये अक्साई चिन्ह है जिसको चाइना वाले कब्जा करके बैठे हैं। तो ये जो येलो कलर है कायदे से तो ये पूरा का पूरा लद्दाख में आ गया है, राइट। तो इसका मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है अब वो सिर्फ लद्दाख से होके जाती है, कश्मीर वर्ड अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट थी जो मैं समझनी थी। इसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट, ये मैंने बार बार नाम लिया, ये क्या होते हैं? तो देखिए पेट्रोलिंग पॉइंट दरअसल वो स्थान होते हैं जो हमने निर्धारित किए कि हमारी सेना वहाँ जाकर गश्त करेगी, राइट। क्या होता है, हमारे नियंत्रण का एरिया है, हम किसी और के एरिया में घुसपैठ नहीं करेंगे, ये तो भारत का सिद्धांत ही नहीं है, हमारा ही नियंत्रण वाला एरिया है, लेकिन कोई और उस पर घुसपैठ ना कर ले, कोई और उस पर कब्जा ना कर ले, तो टाइम टू टाइम हम वहाँ पर जो है गश्त करेंगे। तो वो जो पॉइंट्स निर्धारित कर दिए गए हैं उन्हीं को पेट्रोलिंग पॉइंट या पीपी बोलते हैं। इसमें से दो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, एक आपका है पीपी 15 और दूसरा है 17A। तो देखिए लद्दाख में करीब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट स्थित है, कहाँ पर? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। उन्हीं 65 में से दो जो है वो आपका 17A और 15 है। अब देखिए जो 15 है हॉट स्प्रिंग के रूप में पहचाना जाता है और जो आपका पीपी 17 है इसको गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र में के पास जाना जाता है। दोनों की लोकेशन मैंने आपको मैप में दिखाई थी, राइट। अब देखिए ये कैसे स्थान होते हैं जहां सैनिक पहुंचकर अपने नियंत्रण के लिए लगातार क्या करते रहते हैं? गश्त करते रहते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को पेट्रोलिंग पॉइंट्स के रूप में जानते हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जनरली पढ़ने में नहीं आता है। तो देखिए जो चीन स्टडी ग्रुप है उसके द्वारा तय किया जाता है। अब ये चीन स्टडी ग्रुप क्या है भाई? तो देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पर करीब 1976 के दौरान इस चीन स्टडी ग्रुप की आप कह सकते हैं स्थापना हुई थी। और चीन के मामले में अगर कोई निर्णय लेना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हाई पावर्स रखती है, यानी कि ये जो चीन स्टडी ग्रुप है इसके साथ बैठकर बातचीत कर कर ही गवर्नमेंट कोई फैसला फाइनली करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद देखिए अगर देपसांग का मैदान छोड़ दे तो बाकी सारे पेट्रोलिंग पॉइंट आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही पड़ते हैं, यानी कि भारत और चीन का जो बॉर्डर बनता है लगभग सारे पेट्रोलिंग पॉइंट उसी पर आते हैं और ये देपसांग वाला एरिया इसमें नहीं आता। जैसे अगर प्रश्न में एक स्टेटमेंट आ गई कि भाई सारे के सारे पेट्रोलिंग पॉइंट LAC पर है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि कुछ एरिया हट कवरी है। अब यहाँ से एक सवाल उभरता है, क्या भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मान्यता दे दी है? जी नहीं। देखिए पहले तो भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को ही मान्यता नहीं दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को तो मान्यता दी। अवधारणात्मक जो ये एक रेखा है इसको उन्होंने कहा हाँ ठीक है मानते एक रेखा है, लेकिन एक्चुअली में जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है इस चीज़ को लेकर भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी है। और इसीलिए देखिए ये जो पेट्रोलिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि भारत और चीन की सीमा अभी भी ऑफिशियली निर्धारित नहीं हुई है। चीन कहता है हमारा एरिया यहाँ तक है, भारत कहता है नहीं आपका एरिया पीछे तक है। तो इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई भी वास्तविक आप सहमति अभी तक बनी ही नहीं है। अभी देखिए सूत्रों के हवाले से, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया था तो मैं भी आपको नाम कैसे दे दूं, तो सूत्रों के हवाले से जरूरी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से ही मिलती हैं। उन्होंने ये कहा है कि चीन ने भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप पेट्रोलिंग पॉइंट जो 50 है उससे पीछे हट जाइए, और भारत ने इसको नकार दिया है क्योंकि एक सरकारी अधिकारी है वो ये कह रहे थे ये तो वो करना हुआ कि आप हमसे तो कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर पीछे हो जाओ और खुद आप 1 ही किलोमीटर पीछे होंगे। और ऐसी गलतियाँ पिछली बार हो चुकी हैं, पहले हो चुकी हैं, ये नहीं दोहराई जाएंगी। चीन इस तरह की रणनीति खेलता है कि आप पीछे हो जाइए हम पीछे हो जाएंगे तब बातचीत होगी शांति होगी, लेकिन वो पीछे नहीं होते हैं और फिर वो उस एरिया पर अपना कब्जा ही जमा लेते हैं। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चीन का ये प्रोग्राम जो कि सीमा पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली कब्जा करने के लिए उन्होंने चलाया है, इसके बारे में यू मस्ट नो हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर सरकारी योजनाओं वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आधिकारिक रूप से सीमांकित तभी
तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं हुआ है। अब कुछ ज़रूरी लोकेशंस हैं जिनकी आपको मैप पर भी अवस्थिति पता होनी चाहिए, नाम आपको उनके पता होना चाहिए, जहाँ जनरली भारत और चीन के बीच में एक घर्षण देखने को मिलता है, राइट। कौन कौन सी है, तो दो मैंने आपको बता दिए, PP-15, PP-17 है। इसके अलावा गलवान वैली, इसका नाम कौन भूल सकता है। इसके बाद PP-14 और जो पगंग त्सो का उत्तरी तट है उस पर फिंगर 4, राइट। उसके बाद जो चांग चेनोमो नदी है उसके दक्षिणी तट पर दो लोकेशन है, एक है रिजोंग लॉ और दूसरा है रेचिन लॉ। इनको भी देखिए घर्षण बिंदुओं के रूप में पहचाना गया है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो पेट्रोलिंग पॉइंट की अवधारणा क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत मानता है या नहीं मानता है, ये किस एरिया से होकर गुजरती है, नाउ इट मस्ट बी क्लियर, राइट। तो ये आपको जो है पता चल गया। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ये देखिए न्यूज़ में यहाँ पर क्या बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो अगर कोई चीज़ इम्प्रूव हुई है तो हमें पता हो। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, अगर इसको सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो सरकार का जो टोटल खर्चा है जब वो सरकार की टोटल कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो देखिए राजकोषीय घाटा माना जाता है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या जो आपके घर की या जो आपकी कमाई है उसमें उधारी को जोड़ते हैं? नहीं ना, उधारी तो बाद में आती है। पहले क्या आप बोलते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, राइट। तो जो आपका आमदनी अठन्नी थी, क्या उसमें आपने उधारी जोड़ी? नहीं, वो प्योर आपकी इनकम थी। तो सरकार की जो प्योर इनकम सरकार के खर्चों से कम रह जाती है तो राजकोषीय घाटा आता है। इसकी पूर्ति फिर सरकार कैसे करती है, उधारी लेकर करती है। इस राजकोषीय घाटे को राजस्व घाटे से, प्राइमरी घाटे से, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इस सब से अलग करके समझिएगा। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अभी की वीडियो में हम राजकोषीय घाटे पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सरकार द्वारा एक राजकोषीय घाटे को कैसे वर्णित किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक है, भारत की जो समेकित निधि में कुल प्राप्तियां आई हैं उसमें से ऋणों को हटा दीजिए, उसकी तुलना में जो कुल अदायगी हुई है यानी कि जो खर्चा हुआ है उसमें से भी जो आपने ऋण चुकाए हैं उनको छोड़ दीजिए कि अधिकता के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि जो आपकी कमाई है उसमें आपने कितना उधार लिया है वो नहीं जोड़ेंगे, आपने जो खर्चे लिए हैं उसमें पुराना जो आपके सर पे उधार था वो जो पड़ा हुआ था उसको आपने चुकाया उसको नहीं जोड़ेंगे। बेसिकली आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जो आपका राजस्व खर्चा और पूंजी खर्चा होता है उसको इसमें जोड़ा जाता है, राइट। इतना आप समझ गए। अब ये राजस्व खर्चा और पूंजी खर्चा ये अरुण सर क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से, ये कह रहा है कि सरकार के खर्च की तुलना में आय में क्या है, कमी है। तो जिस सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है इसका मतलब क्या है कि वो अपने साधनों पर खर्च ज्यादा कर रही है। राजकोषीय घाटा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारत के अंदर किसी मतलब मान लीजिए किसी भी सरकार के, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों की भी नजर पड़ी रहती है। कोई सरकार अगर बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है तो मतलब वो उतनी कमाई नहीं कर पा रही, मतलब टैक्स उसके यहाँ कम है, मतलब उसके इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज कम हो रही है, मतलब सरकार के देश में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है जिसकी वजह से सरकार की कमाई तो हो रही है कम लेकिन सरकार से अपने खर्चे मैनेज नहीं हो रहे और खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा। तो शेयर मार्केट पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अन्य कंट्रीज़ के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे उनके सेंटिमेंट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आपकी खुद की कंट्री में सरकार को इसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या आप अपने राजकोषीय घाटे को भी मेंटेन करके नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा खर्चीली सरकार, यहाँ पर मैं एक स्टॉप लेना चाहूँगी क्योंकि ज़्यादा खर्चीली सरकार अगर खर्चा करिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, दीर्घ अवधि की योजनाओं में, देश के विकास के लिए कुछ चीज़ों में, तो वो खर्चा अच्छा है और बाद में आपको वो फ़ायदा लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है लोक लुभावन वाली स्कीमों में, है ना, अगर सब्सिडी, बिजली फ्री दे दी, ठीक है, पानी फ्री दे दिया, अगर इस तरह में खर्चा ज़्यादा हो रहा है ये कभी काम नहीं आने वाला। तो ये खर्चीली सरकार है जो कि अच्छी सरकार नहीं मानी जाती, राइट। तो यह है राजकोषीय घाटे का महत्व।
दायित्व। इसकी गणना कैसे करते हैं? तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में करते हैं। देखिए आय के आंकड़े में केवल कर और जो अन्य राजस्व होता है, केवल आपका जो रेवेन्यू है उसी को देखिए, जो आपकी इनकम इसको शामिल किया जाता है, और राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए जो उधार ली गई धनराशि है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो फाइनली वी हैव अ फॉर्मूला जो हमने अब तक की पूरी बातचीत से डराइव किया है। तो नाउ देखते हैं उसको। देखिए राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू सरकार का कुल व्यय। कौन कौन सा व्यय मैंने भी बताया था? पूंजी और राजस्व व्यय। उसमें से क्या घटा दो? सरकार की कुल आय। कौन सी? राजस्व की प्राप्तियां, ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां। जो बचा वो आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अब देखिए उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी हो सकता है। अभी बताया मैंने कब? जब हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, राजमार्ग आप ये सब बना रहे हो तो परिणाम स्वरूप क्या है? रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? लोग कमाई करेंगे। लोग कमाई करेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे तो इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी। इंडस्ट्रीज अच्छा प्रोडक्शन करेंगी तो सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स अच्छा मिलेगा और सरकार की कमाई अच्छी होगी। तो फाइनली अगर आप इन चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आज आप यूपीएससी में अपनी हेल्थ पे खर्चा करके, अपनी एजुकेशन पे खर्चा करके बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर ले तो घाटा नहीं माना जाएगा अगर कल को आपका एग्जाम क्रैक हो गया। लेकिन आप रह भी दिल्ली में रहे हैं, आप अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो पैसा जा रहा है वो मूवीज देखने में, घूमने फिरने में जा रहा है, तो ये खर्चा तो घाटा है, इसका तो कोई गेन ही नहीं है। सेम वे में, राइट। इसके बाद देखिए डेफिसिट होने पर देश क्या करता है? अपने केंद्रीय बैंक से और इंडिया के कंटेक्स्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, आसानी से उधार ले सकता है, या तो वो ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए या बिल जारी करके जो कैपिटल मार्केट है उसके माध्यम से भी रकम जो है प्राप्त कर सकता है। यानी कि घाटा ठीक है मैनेज हो जाता है, लेकिन कैसे मैनेज होता है? या तो आप आरबीआई से उधार ले लो आराम से, या फिर आप कुछ बिल, ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी वगैरह कैपिटल मार्केट के अंदर जारी कर दो, राइट। तो दिस इज द टॉपिक। नाउ हम देखते हैं फोर्थ टॉपिक, 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, कोर इंडस्ट्रीज, ये वर्ड है। अच्छा देखिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था अपने आप में हर एक सेक्टर महत्व रखता है, हर एक व्यक्ति महत्व रखता है, हर एक काम महत्व रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बिना बाकी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में करना है तो सीमेंट और स्टील ये मूलभूत तत्व हैं जो हमें चाहिए ही। अगर देश में एनर्जी की पूर्ति करनी है तो क्रूड ऑयल, गैस, ये ऐसी चीज़ें जो हमें चाहिए ही। अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो फर्टिलाइजर ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए ही। अगर ये होंगे तो कुछ और होगा, अगर यही नहीं होंगे तो बाकी चीज़ों पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी ही 8 इंडस्ट्रीज जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत मूलभूत हैं, वेरी फंडामेंटल हैं, उनको 8 कोर इंडस्ट्रीज के रूप में गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है, राइट। तो इसका मतलब 8 कोर इंडस्ट्रीज का उद्देश्य क्या है ये अब आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए जो कोर सेक्टर की प्रोडक्शन है वो भी ग्रो हुई है 8.4% ईयर ऑन ईयर इन अप्रैल में। यानी कि अब ईयर ऑन ईयर जब ये वर्ड आता है ना, इसका मतलब ये है अप्रैल 2021 में जितनी ग्रोथ हो रही थी 8 कोर इंडस्ट्रीज वाले सूचकांक में, अप्रैल 2022 में उससे बढ़कर कितनी हो गई है? 8.4% हो गई है, राइट। इसको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है सेम। फिर देखिए कोर उद्योग क्या है? मुख्य उद्योग होते हैं, इनका क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। ये अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका गुणक प्रभाव पड़ेगा, ये अगर खराब काम करेंगे तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इस कंटेक्स्ट में नहीं, उन्होंने कुछ और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो ये देखिए कोर उद्योग क्या है? अन्य सभ्य उद्योगों की बैकबोन माने जाते हैं, राइट। और जो हमारा एक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, यानी कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है, या फिर आप कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा वेटेज इन कोर उद्योगों को ही मिला हुआ है। कितना? लगभग 40.27% का भार जो है मिला हुआ है। देखिए ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये बताता है कि आपके देश में इंडस्ट्रीज कैसा काम कर रही हैं, ठीक है, और वो कैसा काम कर रही है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज के पास है, राइट। अब ये कौन कौन सी हैं? तो देखिए रिफाइनरी उत्पाद
इससे ज्यादा वेटेज किसका है? बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट एंड उर्वरक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कम है एक्चुअली, तो मैंने क्या बताया आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया, पहले सबसे ज्यादा है एंड देन उसके घटते हुए क्रम में है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वेटेज 8 कोर इंडस्ट्रीज में किसके पास है, तो देखिए रिफाइनरी उत्पादों के पास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोर इंडस्ट्रीज में सबसे कम वेटेज किसके पास है, तो उर्वरक के पास है। राइट, ये आपने ध्यान रखना है। इससे देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और अगेन पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो इन 8 के नाम रट लीजिएगा। ठीक है, कोशिश आप ये कर सकते हैं कि 3 क्यूट फ्रेंड्स, इससे भी इसको याद रख सकते हैं। तो 3 क्यूट में सिर्फ सी कैपिटल है, तो सी से क्या क्या आ जाएगा? 3 सी आते हैं आपका, कोल, सीमेंट, ठीक है, और तीसरा सी कौन सा है? मेरे खुद के दिमाग से निकल गया, क्रूड ऑयल, आई एम सॉरी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका क्या था? फ्रेंड्स था, FRNS। ठीक है, एफ से आपका क्या हो गया? फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, एफ से आपका क्या हो गया? फर्टिलाइजर हो गया। आर से आपका रिफाइनरी हो गया। एन से आपका नेचुरल गैस हो गया। एस से आपका स्टील हो गया। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें अगर हम ये कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा। कहने की बात ये है, अपनी कोई भी ट्रिक आप बना लीजिए और उससे जो है इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। राइट, अब मैंने एक वर्ड यूज किया था कि देखिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये क्या है? तो देखिए उद्योगों की जो वृद्धि हो रही है, उद्योगों के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में ये बताता है। इसमें देखिए किस तरह मापा जाता है, या तो व्यापक क्षेत्र के तरीके से देते हैं कि खनन, विनिर्माण और विद्युत, कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं और तब देखते हैं कि क्या हो रहा है। या फिर क्या करते हैं, कुछ उपयोग आधारित क्षेत्रों के बेस पर देखते हैं, जैसे जो मूलभूत वस्तुएं हैं, जो पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इन सब में। तो इन 2 कैटेगरीज को ध्यान रखिएगा कि जो आपका IIP है वो किन 2 कैटेगरीज पर बेसिकली चीजों को बताता है। अगर इसके आधार वर्ष की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2011-12, इसको ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये आप समझ गए अच्छे से। देखिए अब हमारा लास्ट का टॉपिक है, तो ये है अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। अभी देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,971 करोड़ रुपए की डील जो है साइन की है इंडिजीनियस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए। तो उसको समझते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ साइन की है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इस मिसाइल को देखिए अत्यधिक मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक विमानों को निशाना और फिर मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक विमान जो बहुत चालाक सुपरसोनिक विमान नहीं होते कि अच्छा मुझे मारने आई हो, अभी बताते हैं, लेकिन ये चालाक को भी मार सकती है, ये उससे भी ज्यादा चालाक है कि अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये मिसाइल सभी प्रकार के मौसम में दिन और रात किसी भी प्रकार से जो है अपना वार कर सकती है। और देखिए इस मिसाइल्स को अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट जो है आप कह सकते हैं संस्करणों के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स जो है विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, अस्त्र क्या है? MK1 हथियार प्रणाली। ठीक है, अस्त्र का कौन से वाला? MK1। ये देखिए जो आपका SU है, यानी कि आपका जो है सुखोई है, और जो MK1 विमान है जो आपका मिग है। ठीक है, इन विमानों के साथ लगाने के लिए भी भारतीय वायुसेना में भी इसको शामिल जो है किया जा रहा है। यानी इसके अलग अलग वर्जन, अलग अलग वेरिएंट आप डेवलप कर रहे हैं, जिनको अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अभी तक इस तरह की कोई भी मिसाइल बनाने की तकनीक स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO है, उन्होंने इसको डिजाइन और विकसित किया है और बाद में इन्होंने जिसके साथ भी रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है उनको दे दिया है। तो अब वो प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन कौन करेगा ये हमने देखा, कौन करेंगे एक बार नाम बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, लेकिन डिजाइन किसने किया है? तो DRDO ने किया है। फिर देखिए BVR क्षमता के साथ, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहां दिखाई ना दे उससे भी परे जाके ये क्या है? वार कर सकती है। तो अपने लड़ाकू विमानों को बड़ी स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है और दुश्मन के जो वायु रक्षा उपाय हैं उनसे खुद को छुपा के रखती है, ताकि जो शत्रु दल के विमान हैं उनको बेअसर कर दे। खुद हम दिखाई नहीं देते लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की मिसाइल है। राइट, तो इसको ध्यान रखिएगा, अस्त्र बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी,
पढ़ाई मत छोड़िएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। हर रोज़ पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।